Myself, Dr. Mamta Sharma, Associate Professor Political Science, Government College, बेरूर। विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट सेकंड का फर्स्ट पेपर सिलेक्टेड पॉलिटिकल सिस्टम देख रहे हैं। इसके अंतर्गत हम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को लेंगे। पूर्व के वीडियो में हमने राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा था अमेरिकन। आज के वीडियो में हम कांग्रेस, उसके संगठन और कार्य के बारे में समझेंगे। जैसा कि पूर्व के वीडियो में भी बताया गया था कि संविधान के प्रथम अनुच्छेद में कहा गया है कि इसके अंतर्गत प्रदान की गई व्यवस्थापन संबंधी समस्त शक्तियां संयुक्त राज्य की एक कांग्रेस में निहित होगी। इसके अंतर्गत प्रदान की गई व्यवस्थापन संबंधी समस्त शक्तियां संयुक्त राज्य की एक कांग्रेस में निहित होगी, जिसका निर्माण एक सीनेट व प्रतिनिधि सभा से मिलकर होगा। यह बात अमेरिकी संविधान के प्रथम अनुच्छेद की प्रथम उपधारा में कही गई थी। हमें सबसे पहले यह पता करना होगा कि द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। जैसा कि बार बार आपको पूर्व के वीडियो में बताया गया है कि फिलाडेल्फिया सम्मेलन के सदस्य अमेरिका में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की आवश्यकता पर लगभग एक मत थे और अमेरिका में उपनिवेश काल में भी अधिकांश राज्यों में द्विसदनात्मक प्रणाली को ही अपनाया गया था और परिसंघ के अंतर्गत अपनाई गई एक सदनात्मक व्यवस्थापिका नितांत असंतोषजनक तथा असफल सिद्ध हुई। संघात्मक व्यवस्थापिका को अपनाने के कारण भी द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका को अपनाना आवश्यक था। अतः इस बात पर तो सहमति थी कि राष्ट्रीय व्यवस्थापिका के 2 सदन होने चाहिए, लेकिन इस बात पर तीव्र विवाद था कि व्यवस्थापिका के दोनों सदनों के निर्माण का आधार क्या हो। अमेरिकी संघ की बड़ी इकाइयों द्वारा इस संबंध में जनसंख्या के आधार को अपनाने पर बल दिया, जिससे बड़ी इकाइयों को अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सके, लेकिन छोटी इकाइयों द्वारा व्यवस्थापिका के दोनों ही सदनों का निर्माण संघ की सभी इकाइयों की समानता के आधार पर करने पर बल दिया। अंत में संघ की बड़ी इकाइयों और छोटी इकाइयों के बीच इस संबंध में एक समझौता हुआ, जिसके अनुसार ये निश्चित किया गया कि राष्ट्रीय व्यवस्थापिका, जिसे हम कांग्रेस के निम्न सदन और प्रतिनिधि सभा का निर्माण जनसंख्या के आधार पर हो, लेकिन उस सदन जिसे हम सीनेट कहते हैं के निर्माण में इकाइयों की समानता के सिद्धांत को अपनाया जाए, अर्थात छोटी बड़ी सभी इकाइयों को इसमें समान प्रतिनिधित्व प्राप्त हो। इसके के अंतर्गत जब कांग्रेस के संगठन की बात आई तो कांग्रेस को कुछ शक्तियां भी प्रदान की गई। पावर एंड फंक्शन ऑफ कांग्रेस। कांग्रेस, जैसा कि आप सभी को विदित है कि सीनेट और प्रतिनिधि सभा और राष्ट्रपति तीनों से मिलकर बनती है। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति को भी हमने देखा, लेकिन कांग्रेस के कार्य और शक्तियां जो है वो अलग है। इसके अंतर्गत सबसे पहले हम देखेंगे लेजिस्लेटिव फंक्शन। कांग्रेस का प्रथम और सर्वप्रमुख कार्य कानून का निर्माण करना है। संघात्मक व्यवस्था होने के कारण इस संबंध में कांग्रेस को सीमित शक्तियां ही प्राप्त है, असीमित नहीं। कांग्रेस की विधायी शक्तियों का उल्लेख अनुच्छेद 1 के 8वें भाग तथा शक्तियों का विस्तृत वर्णन किया गया है। इस संबंध में कांग्रेस की शक्तियां 3 प्रकार की है: डेलीगेट, इनहेरेंट और कंक्रीट। प्रदत्त, निहित और संवर्ती शक्तियां। प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत कांग्रेस को कर लगाने, एकत्रित करने और ऋण चुकाने की व्यवस्था करने, मुद्रा का निर्माण करने और सर्वोच्च न्यायालय के अधीन उच्च न्यायालय का गठन कर सकेगी और स्थल सेना तथा जल सेना के नियमन हेतु कानून बना सकेगी। अतः कांग्रेस को कानून निर्माण के संबंध में अंतर्निहित शक्तियां भी प्राप्त है, और इसी के अंतर्गत इन शक्तियों में बैंक तथा कॉरपोरेशन स्थापित करना, कृषि की सहायता और नियंत्रण, इन सभी कार्यों को इसके अंतर्गत शामिल किया गया। नंबर 2, इलेक्टिव फंक्शन। राष्ट्रपति के चुनाव में मतगणना कांग्रेस के दोनों सदनों के सम्मुख होती है। यदि राष्ट्रपति पद के चुनाव में
किसी भी उम्मीदवार को निर्वाचक मंडल का एब्सोल्यूट मेजॉरिटी प्राप्त हो या ना हो तो प्रतिनिधि सभा पहले 3 उम्मीदवारों में से ही राष्ट्रपति चुनने के लिए मतदान करती है। इसी प्रकार यदि उपराष्ट्रपति पद के लिए किसी भी उम्मीदवार को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो तो सीनेट प्रथम 2 उम्मीदवारों में से ही उपराष्ट्रपति चुनती है। थर्डली, एग्जीक्यूटिव फंक्शन। संविधान के द्वारा कार्यपालिका संबंधी शक्तियां राष्ट्रपति को प्रदान की गई है, किंतु कांग्रेस और प्रमुखतः सीनेट राष्ट्रपति के इन कार्यों और शक्तियों में भागीदार है। राष्ट्रपति की नियुक्तियां करने और संध्या करने से संबंधित शक्ति पर सीनेट के द्वारा प्रभावशाली रूप से नियंत्रण रखा जाता है और युद्ध की घोषणा केवल कांग्रेस के द्वारा ही की जा सकती है। फोर्थली, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। कांग्रेस का एक कार्य प्रशासन का निर्देशन और नियंत्रण है। कार्यपालिका विभागों से रिपोर्ट और सूचनाएं मांगकर इनके द्वारा निर्देशन और नियंत्रण की शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है। फिफ्थली, इन्वेस्टिगेटरी फंक्शन। इसके अंतर्गत निर्देशन और नियंत्रण से ही संबंधित कार्यों की जांच पड़ताल करने का कार्य किया जाता है। कांग्रेस को प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच करने या अन्य किसी मामले की जांच करने के लिए जांच समिति नियुक्त करने का अधिकार है। सिक्सथली, एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स इन द फेडरेशन। कांग्रेस कानूनों द्वारा नवीन राज्यों को संघ में प्रवेश दे सकती है। आरंभ में अमेरिकी संघ में 13 राज्य थे, किंतु अब 50 राज्य हैं और कांग्रेस ने कानून बनाकर ही इन राज्यों को संघ में प्रवेश दिया था। 7, दोनों सदनों के अनुशासन और कार्यविधि के संबंध में नियम बनाने का अधिकार। कांग्रेस को यह अधिकार प्राप्त है कि वह दोनों सदनों के सदस्यों से अनुशासन का पालन कराने के लिए नियमों का निर्माण कर सकती है। यदि कांग्रेस का कोई सदस्य सदन में अनुशासन भंग करे तो संबंधित सदन बहुमत से प्रस्ताव पास कर उस सदन के सदस्य को निष्कासित कर सकता है। 8, फाइनेंशियल फंक्शन। कांग्रेस का एक महत्वपूर्ण कार्य राष्ट्र वित्त पर नियंत्रण है। यद्यपि वार्षिक बजट ब्यूरो के द्वारा राष्ट्रपति के निर्देशन में ही तैयार किया जाता है, लेकिन बजट कांग्रेस के द्वारा पारित किया जाता है और ऐसा करते हुए उनके द्वारा बजट में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन भी किए जाते हैं। एंड लास्टली, जुडिशियल फंक्शन। संविधान में कांग्रेस को यह अधिकार है कि देशद्रोह, भ्रष्टाचार या अन्य घोर अपराध पर राष्ट्रपति या अन्य किसी भी उच्च अधिकारी को महाभियोग के द्वारा पद से हटाया जा सकता है। इस तरह से हम देखेंगे कि कानून में कांग्रेस को किस तरह से शक्तियाँ और पावर्स दिए जाते हैं। अब इसके अंतर्गत सबसे पहले हम अमेरिकी कांग्रेस और ब्रिटिश संसद। अमेरिका की राष्ट्रीय व्यवस्थापिका कांग्रेस ब्रिटिश संसद से मूलभूत रूप से भिन्न है। इस संबंध में ब्रॉगन ने कहा है कि अमेरिकी कांग्रेस संसदों की जननी से नितांत भिन्न है। यह ब्रिटिश संसद से न केवल शक्तियों की दृष्टि से बल्कि कार्यपालिका विभाग के साथ भी संबंधों में दोनों में भिन्नता है। अब हम अमेरिकी कांग्रेस के द्वितीय सदन, जिसे हम सीनेट कहते हैं, के बारे में समझेंगे कि सीनेट क्या है और इसकी क्या फंक्शन, किस तरह से ये फंक्शन करता है और किस तरह से इसका गठन किया जाता है। अमेरिकी संविधान के द्वितीय सदन को में सभी इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है और अमेरिकी संघ की प्रत्येक इकाई के द्वारा इसमें अपने 2 प्रतिनिधि भेजे जाते हैं। सीनेट में प्राप्त इस प्रतिनिधित्व से किसी भी राज्य को उसकी इच्छा के बिना वंचित नहीं किया जा सकता। संविधान के अनुच्छेद 5 में स्पष्ट रूप से उल्लेख कर दिया गया है कि किसी राज्य को उसकी सहमति के बिना सीनेट में प्रतिनिधित्व की समानता से वंचित नहीं किया जा सकता। सीनेट के सदस्यों के लिए निम्नलिखित योग्यताएं रखी गई है। वर्तमान में सीनेट की सदस्य संख्या 100 है कि नंबर 1, वह 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो,
वह उस राज्य का निवासी हो जिसका प्रतिनिधित्व वह सीनेट में करना चाहता है और वह कम से कम 9 वर्ष से संयुक्त राज्य अमेरिका में निवास करता हो। इसके सदस्यों के चुनाव के संबंध में कहा जाता है कि प्रारंभ में सीनेट के सदस्यों के निर्वाचन हेतु अप्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था को अपनाया गया था और ये व्यवस्था की गई थी कि राज्यों के विधानमंडल सीनेट सदस्यों को निर्वाचित करके भेजेंगे। कुछ समय तक तो ये व्यवस्था ठीक चली, किंतु बाद में इस व्यवस्था में अनेक दोष उत्पन्न होने लगे और कुछ राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों में आपसी झगड़े और मतभेद इतने उग्र थे कि अनेक बार किसी भी सदस्य को सीनेट के लिए नहीं चुना जाता था। इसी कारण 1912 में संविधान में के 17वां संशोधन प्रस्तावित किया गया, जिसका उद्देश्य था कि सीनेट के सदस्यों का चुनाव सीधे जनता द्वारा किया जाए और यह संशोधन 1913 में पारित हुआ और तब से ही सीनेट के सदस्यों का प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है। इसके परिणामस्वरूप सीनेट का महत्व भी बढ़ गया है और अब वह जनता की वैसी प्रतिनिधि बन गई है जैसे कि प्रतिनिधि सभा। सीनेट चूंकि एक स्थायी सदन है, इसके सदस्य 6 वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित किए जाते हैं और प्रति 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं, जिनके स्थान पर नवीन निर्वाचन कराए जाते हैं और सदस्यों के पुनर्निर्वाचन पर कोई प्रतिबंध नहीं है और अनेक सदस्य लंबे समय तक इसके सदस्य बने रहते हैं। सीनेट के बैठकों के लिए कुछ सदस्यों के बहुमत की उपस्थिति आवश्यक है। कुल सदस्यों के बहुमत की उपस्थिति इसके अंदर आवश्यक होती है। इसके वेतन भत्तों के बारे में कहा जाता है कि कांग्रेस के दोनों सदनों का वेतन भत्ते और उन्मुक्ति समान है। इन्हें $30,000 वार्षिक वेतन मिलता है। इसके अतिरिक्त $17,500 क्लर्क के लिए और $12,000 कार्यालय के लिए वार्षिक खर्च मिलता है। इनके सेशन के बारे में अगर बात करें तो 1933 में पारित किए गए 20वें संशोधन के अनुसार सीनेट का अधिवेशन 3 जनवरी की दोपहर को प्रतिनिधि सभा के साथ ही प्रारंभ होता है और दोनों सदनों का अधिवेशन उस समय तक चलता है जब तक कि दोनों सदन अधिवेशन के स्थगन या समाप्ति के लिए प्रस्ताव पारित ना कर दे। तत्पश्चात हम देखेंगे कि इसके अंतर्गत एक चेयरमैन और अदर ऑफिस होल्डर्स, सभापति और अन्य पदाधिकारी होते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का उपराष्ट्रपति सीनेट का पदेन सभापति होता है और उपराष्ट्रपति सीनेट का सदस्य नहीं होता और प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष की तुलना में उनके द्वारा सीनेट की कार्यवाही का संचालन लगभग पूर्ण निष्पक्षता के साथ किया जाता है। वह मतदान में भाग नहीं लेता और पक्ष विपक्ष के बराबर मत आने पर अर्थात टाई पड़ने की स्थिति में वे अपने मतदान का प्रयोग करता है। सीनेट का अपना एक प्रेसिडेंट प्रॉम्प्टम होता है जिसे हम सामयिक अध्यक्ष कहते हैं। उसको चुनने का उनका अधिकार होता है। तत्पश्चात हम देखेंगे फिलिबस्टर। सीनेट की कार्यवाही की एक विशेष बात जिसे उसका दोष कहा जा सकता है यह रही है कि सीनेट के सदस्यों को मनचाहे समय तक बोलने की स्वतंत्रता प्राप्त है और यदि वाद विवाद प्रारंभ होने के पूर्व ही विचार व्यक्त करने का पर समय में प्रतिबंध के रूप में समझौता ना हो जाए तो सदस्यों के ऊपर समय का कोई प्रतिबंध लागू नहीं होता। केवल इतना प्रतिबंध है कि कोई सदस्य एक दिन में एक ही विषय पर 2 से अधिक बार नहीं बोल सकता, लेकिन संशोधनों पर बोलने में यह भी प्रतिबंध नहीं होता। इस तरह से हम देखते हैं कि सीनेट का किस तरह से गठन होता है और सीनेट की वर्किंग शैली क्या है। तत्पश्चात हम देखेंगे पावर एंड फंक्शन ऑफ द सीनेट। फिलाडेल्फिया सम्मेलन के सदस्यों द्वारा अमेरिकी संविधान का निर्माण करने में शक्ति विभाजन सिद्धांत के साथ साथ नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत को भी अपनाया गया था और उनका विचार था कि राष्ट्रपति और प्रतिनिधि सभा दोनों दोनों पर ही अंकुश रखने वाली एक संस्था होनी चाहिए जिससे इन दोनों में कोई भी संस्था निरंकुशता की प्रवृत्ति को ना अपना सके। अतः सीनेट की रचना एक ऐसी संस्था के रूप में की गई है।
इस संबंध में लॉर्ड ब्राइस ने कहा है कि सीनेट शासन में गुरुत्वाकर्षण का केंद्र है। एक ओर तो वह प्रतिनिधि सभा की लोकतांत्रिक असावधानी और भ्रष्टता पर, दूसरी ओर राष्ट्रपति की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं पर रोक लगाने वाली एक सत्ता है। इसी आधार पर सीनेट की शक्तियां और कार्यों को बताया गया है। सबसे पहले इसके लेजिस्लेटिव पावर के बारे में हम समझेंगे कि कानून निर्माण संबंधी कार्य। सीनेट अमेरिकी कांग्रेस का द्वितीय सदन है और सामान्यतः वर्तमान समय में प्रजातांत्रिक देशों में व्यवस्थापिका के द्वितीय सदन को कानून निर्माण में गौण स्थिति ही प्राप्त होती है, लेकिन अमेरिकी सीनेट के संबंध में ऐसी स्थिति नहीं है। इस संबंध में मुनरो ने कहा है कि यह कांग्रेस की एक समान पदी शाखा है, अधीन नहीं, और निम्न सदन के साथ राष्ट्रीय कानून निर्माण के कार्य में साझेदार है। इस संबंध में कानून निर्माण संबंधी शक्तियों का विवेचन साधारण विधेयकों, संवैधानिक विधेयकों और वित्त विधेयकों के संबंध में पृथक पृथक किया जा सकता है। साधारण विधेयकों के संबंध में सीनेट को प्रतिनिधि सभा के बिल्कुल समान शक्तियां प्राप्त है। संवैधानिक विधेयकों के संबंध में भी दोनों की स्थितियां पूर्णतः समान ही है, लेकिन वित्तीय विधेयक के संबंध में संविधान प्रतिनिधि सभा को अवश्य ही कुछ उच्च स्थिति प्रदान करता है। अतः संविधान के अनुसार वित्तीय विधेयकों का सूत्रपात प्रतिनिधि सभा में ही हो सकता है, सीनेट में नहीं। इस प्रकार से वित्त विधेयक के संबंध में सीनेट की स्थिति सैद्धांतिक दृष्टि से गौण है, लेकिन व्यवहार में नहीं। सेकेंडली, कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ। सीनेट को न केवल व्यवस्थापन वरन प्रशासनिक क्षेत्र में भी कुछ महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्राप्त है, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे कि कार्यपालिका क्षेत्र में उनकी प्रथम शक्ति नियुक्ति के पुष्टिकरण से संबंधित है। राष्ट्रपति द्वारा की गई नियुक्तियां तभी वैध होती है जबकि सीनेट के द्वारा अपने साधारण बहुमत से उन्हें स्वीकृति प्रदान करे। राष्ट्रपति दो प्रकार की नियुक्तियां कर सकता है। पहली प्रकार की वे नियुक्तियां जो सारे राष्ट्र से संबंधित होती है, जैसे राजदूत, मंत्रिमंडल के सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश आदि। दूसरी प्रकार की नियुक्तियां उन संघीय अधिकारियों की होती है जो किसी राज्य में से की जाती है, जैसे संघीय जिला न्यायाधीश, जिला न्यायाधिपति, मार्शल इत्यादि। इसी तरह कार्यपालिका क्षेत्र में सीनेट की दूसरी अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण शक्ति संधियों के विषय में है। संधियों के संबंध में व्यवस्था है कि राष्ट्रपति द्वारा विदेशों के साथ की गई संधियां उस समय तक लागू नहीं समझी जाएगी जब तक कि सीनेट उन्हें 2/3 बहुमत से स्वीकार न कर ले। इसी तरह सीनेट की तीसरी कार्यपालिका शक्ति युद्ध की घोषणा से संबंधित है। संविधान के अनुसार युद्ध की घोषणा कांग्रेस के द्वारा ही की जा सकती है। सीनेट अपनी प्रथम 2 कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग तो अकेले ही करती है, किंतु इस तीसरी शक्ति का प्रयोग उसे प्रतिनिधि सभा के साथ ही मिलकर करना पड़ता है। इस तरह से हम देखेंगे कि कार्यपालिका संबंधी शक्तियों के अंतर्गत सीनेट को क्या क्या अधिकार दिए गए हैं। थर्डली, अन्वेषक की शक्ति। सीनेट की एक अन्य महत्वपूर्ण शक्ति अन्वेषण या जांच के संबंध में प्राप्त है। संविधान के द्वारा तो सीनेट को व्यवस्थापन संबंधी कार्यों के लिए ही अन्वेषण की शक्ति प्रदान की गई है, किंतु सीनेट ने अपनी शक्ति के आधार पर अनेक बार प्रशासनिक विभागों के कार्यों की व्यापक जांच की है और सीनेट के इन अन्वेषणों को इस आधार पर उचित ठहराया है कि शक्ति विभाजन के सिद्धांत पर आधारित संवैधानिक व्यवस्था में प्रशासनिक भ्रष्टताओं को प्रकाश में लाने का यही एकमात्र साधन है। फोर्थली, न्यायिक शक्तियाँ। जुडिशियल पावर के अंदर सीनेट की न्यायिक शक्तियाँ भी प्राप्त है, जिनमें सबसे प्रमुख महाभियोग की जांच का अधिकार है। प्रतिनिधि सभा में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीशों पर देशद्रोह, भ्रष्टाचार तथा अन्य गंभीर अपराध के लिए महाभियोग लगाया जा सकता है। महाभियोग की सुनवाई सीनेट में होती है और वही उस पर अपना निर्णय देती है। इसी तरह अन्य शक्तियों के अंतर्गत सीनेट को कुछ अन्य शक्तियाँ भी प्राप्त है कि वह राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए किए गए मतदान की गणना करती है
और निर्वाचन परिणाम की घोषणा करती है। इस तरह से हम देखते हैं कि सीनेट को बहुत सारी शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। तत्पश्चात हम देखेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ द सीनेट एंड फैक्टर्स फॉर इट, कि सीनेट की महत्ता और उनके कारण। सीनेट की महत्ता और इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि सीनेट अमेरिकन शासन प्रणाली की अद्वितीय सफलताओं में से एक है और इस संबंध में रोजर्स का कथन है कि सीनेट आधुनिक राजनीति का सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार है। इसके अंतर्गत सीनेट की महत्ता के अंतर्गत उन्होंने निम्न बातों को शामिल किया है। नंबर 1, संविधान निर्माताओं द्वारा सीनेट को प्रदत्त महत्वपूर्ण स्थान। संविधान की भाषा में यह नितांत स्पष्ट है कि संविधान निर्माता स्वयं सीनेट को महत्वपूर्ण स्थिति प्रदान करना चाहते हैं। इस संबंध में मुनरो ने कहा है कि संविधान के प्रथम अनुच्छेद में जहाँ द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की बात कही गई है, सीनेट का नाम पहले दिया जाना कोई साधारण लिखने की गलती नहीं है, बल्कि संविधान निर्माताओं में से अधिकांश सीनेट को संघीय व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी की दृष्टि से देखते हैं। इस तरह से संविधान द्वारा इसे महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। नंबर 2, सीनेट की विशेष शक्ति। स्पेशल पावर्स के अंतर्गत संविधान और परंपराओं के आधार पर सीनेट को कुछ ऐसी शक्तियाँ प्राप्त है जो विश्व के किसी भी व्यवस्थापिका के द्वितीय सदन को प्राप्त नहीं है, और इन शक्तियों के आधार पर सीनेट की महत्ता बहुत अधिक बढ़ गई है। कानून निर्माण के क्षेत्र में सीनेट प्रतिनिधि सभा के समकक्ष है, और यह बात न केवल साधारण विधेयकों को बल्कि वित्तीय विधेयकों के संबंध में भी सही है। थर्डली, मंत्रिमंडलात्मक पद्धति का अभाव। यदि अमेरिका में ब्रिटेन की भांति मंत्रिमंडलात्मक पद्धति होती तो प्रतिनिधि सभा और सीनेट के पारस्परिक संबंधों की स्थिति दूसरी हो सकती थी। मंत्रिमंडलात्मक व्यवस्था होने पर अमेरिकी कार्यपालिका अर्थात राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल व्यवस्थापिका के निम्न सदन अर्थात प्रतिनिधि सभा के प्रति उत्तरदायी होता, और केवल इसी तथ्य के कारण प्रतिनिधि सभा सीनेट की तुलना में अधिक महत्व प्राप्त कर लेती। लेकिन अमेरिका में चूंकि अध्यक्षात्मक व्यवस्था होने के कारण कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं है और प्रतिनिधि सभा को कार्यपालिका पर नियंत्रण की कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। फोर्थली, डायरेक्ट इलेक्शन, प्रत्यक्ष निर्वाचन। ब्रिटेन की लॉर्ड सभा, भारत की राज्यसभा तथा फ्रांस की सीनेट को प्रथम सदन की तुलना में कम महत्व प्राप्त होने का एक प्रमुख कारण यह है कि इन देशों में द्वितीय सदन के सदस्यों को या तो मनोनयन होता है या अप्रत्यक्ष निर्वाचन, और ये पद्धतियाँ लोकतंत्र की भावना के प्रतिकूल है। और मूल अमेरिकी संविधान में सीनेट सदस्यों के भी अप्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी, लेकिन 1918 में संविधान के 7वें संशोधन द्वारा सीनेट के सदस्यों के प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई। फिफ्थली, सीनेट की का स्थायित्व और सीनेट के सदस्यों का कार्यकाल। सीनेट को स्थायित्व और सदस्यों के दीर्घकाल भी सीनेट की शक्ति में वृद्धि का रहस्य है। सीनेट इस अर्थ में भी स्थायी है कि न तो पूरी सीनेट कभी भंग होती है और न ही सीनेट के सभी सदस्यों का कार्यकाल नए सिरे से शुरू होता है। सीनेट के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है, और 6 वर्ष के इस कार्यकाल का महत्व इस दृष्टि से है कि इनकी तुलना में प्रतिनिधि सभा का कार्यकाल केवल 2 वर्ष है। तत्पश्चात सीनेट का लघु आकार, स्मॉल साइज ऑफ द स्टेट के अंदर हम देखेंगे कि सीनेट के लघु आकार के कारण भी उसकी महत्ता तथा प्रतिष्ठा बढ़ी है। सीनेट की कुल सदस्य संख्या 100 है, जबकि प्रतिनिधि सभा में 435 सदस्य हैं। छोटे आकार होने के कारण इसके सदस्यों में पारस्परिक घनिष्ठता भी अधिक रहती है। सेवंथली, सीनेट के सदस्यों में संस्था के प्रति सम्मान और परस्पर ऐक्य। वैसे तो स्वाभाविक रूप से सभी संस्थाओं के सदस्य अपनी संस्था के प्रति सम्मान रखते हैं और उनमें परस्पर एकता की भावना होती है, लेकिन सीनेट के सदस्य अपनी संस्था के प्रति जितना सम्मान भाव रखते हैं और उनमें परस्पर जितनी एकता है उतना अन्यत्र नहीं। अतः सीनेट के सदस्यों की एकता को दृष्टि में रखते हुए कहा है कि सीनेट सदस्य औसत प्रतिनिधि की अपेक्षा भिन्न प्रकार के राजनीतिक प्राणी होते हैं।
8 वर्किंग सिस्टम ऑफ द सीनेट। सीनेट की महत्ता के अंतर्गत ये भी देखा गया है कि सीनेट की कार्यप्रणाली भी उसकी शक्ति का स्रोत है। सीनेट की कार्यप्रणाली ऐसी है कि उनके सदस्यों के बोलने का समय निश्चित नहीं किया जाता। परिणामस्वरूप यहाँ विषयों पर भी विचार अधिक पूर्णता के साथ होता है और निश्चय पर पहुँचने के पूर्व उनके सभी पहलुओं पर पूर्णता के साथ विचार कर लिया जाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि सीनेट के सदस्यों में एक गुणात्मक उच्चता होती है, हायर क्वालिटी ऑफ सीनेटर्स रहते हैं, और संस्था की महत्ता उनके सदस्यों पर निर्भर करती है। और सीनेट की इतनी अधिक महत्ता प्राप्त होने का अंतिम किंतु एक महत्वपूर्ण कारण प्रतिनिधि सभा की तुलना में सीनेट सदस्यों की गुणात्मक श्रेष्ठता है और सीनेट कार्यपालिका शक्तियों में राष्ट्रपति की का सहभागी है। इस कारण शासन तंत्र में उनका स्थान बड़े महत्व का हो गया है और अधिकांश सीनेट की ओर इसीलिए आकर्षित होते हैं। अतः सीनेट की शक्ति इस प्रकार जब योग्य हाथों में रहती है तो उनका उपयोग भी अच्छा होता है। इस तरह से हमने देखा, आज के वीडियो में हमने यही देखा कि किस तरह से कांग्रेस संगठन और कार्य के अंतर्गत सीनेट का किस तरह से संगठन गठित होती है, क्या इसकी कार्यप्रणाली है और क्या क्या इसको पावर्स दिए गए हैं और इसकी महत्ता किस तरह से बनी हुई है। आज के वीडियो में हम सीनेट को देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट सदन को पढ़ेंगे जिसे हम प्रतिनिधि सभा कहते हैं। धन्यवाद।